हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 के बारे में, जो कि चैप्टर फर्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि क्या है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल का कम्युनिकेशंस कैसे होता है, मतलब ऑफर का कम्युनिकेशन, उनका एक्सेप्टेंस और उसका रिवोकेशन मतलब उसको कैंसिल करना, प्रपोजल का कैंसिलेशन कैसे होता है वो हम इन सेक्शंस में समझेंगे। आज बात करेंगे सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक, सेक्शन 3 टू सेक्शन 9 तक बात करेंगे। सेक्शन 3 फर्स्ट क्या है हमारा सेक्शन 3, इसको हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे होते हैं। इससे पहले देखते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, एक बहुत ही वाइटल लेजिस्लेशन है इंडिया का, जो कि क्या गवर्न करता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशंस है इनको कौन गवर्न करता है, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट लेज डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स विच आर एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के। कॉन्ट्रैक्ट में कैसे उनका क्या हुआ, कम्युनिकेशन कैसे हुआ, उनका एक्सेप्टेंस कैसे हुआ, उनको रिवोकेशन मतलब उसको डिसमिस कैसे कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये सारा जो रोल है वो कौन प्ले करता है, वो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसके क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनके रिगार्डिंग। देन हम आज क्या बात करेंगे, कुछ रिलेवेंट सेक्शंस की, इन कंसेप्ट्स को क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में क्या दे रखा है, सेक्शन 3 बात करता है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब जिसको हम वो ऑफर भेज रहे हैं, जिसको हम वो प्रपोजल दे रहे हैं, जब उसकी नोन में आ जाता है कि इसने मुझे ये ऑफर दिया है, ठीक है, तब ये क्या होता है, ये कम्युनिकेशन क्या होता है, हमारा कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जैसे कि अभी तो चलो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आमने सामने हो जाते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, हम लेटर के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट भेजते थे, तो जब तक वो लेटर ही उसके पास नहीं पहुंचेगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट, उनका कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कैसे होगा, वो प्रपोजल स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है, तो जब तक कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा कोई भी प्रपोजल अगले तक पहुंचेगा ही नहीं, प्रॉमिस तक पहुंचेगा ही नहीं। तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट कब माना जाता है, जब वो जो पर्सन है जिसको हम वो प्रपोजल भेज रहे हैं उसकी नॉलेज में नहीं आ जाए, उसकी नॉलेज में नहीं आ जाए तब तक। मैंने किसी को लेटर भेजा, वो अभी तक ट्रांसिट नहीं है, मतलब रास्ते में ही अभी तक उसके पास पहुंचा ही नहीं, मैंने उसको फिर से एक लेटर भेजा कि आपने मेरे पिछले लेटर का जवाब नहीं दिया, तो वो क्या कहेगा, मेरे पास तो कोई लेटर आया ही नहीं, मतलब उसकी उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई नहीं, तो वो कैसा प्रपोजल हुआ, कोई ऑफर उस तक पहुंचा ही नहीं, तो उनके बीच में क्या हो गया, कम्युनिकेशन का गैप हो गया। तो प्रपोजल क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, मतलब जो ऑफर है वो उसके पास पहुंचा ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 3 बात करता है कि प्रपोजल कब कंप्लीट होता है, जब वो नॉलेज में आता है प्रॉमिसी के या उस पर्सन को जिसे हम वो ऑफर भेजना चाहते हैं, उस पर्सन की जब नॉलेज में आता है तभी वो प्रपोजल क्या होता है, हमारा कंप्लीट प्रपोजल कहलाता है, कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट कहलाता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 में क्या दे रखा है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द प्रपोजल। मतलब जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का, अब पहले क्या था कि जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल का वो कंप्लीट, सेक्शन 3 में क्या है कि वो प्रपोजल का कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो अगले तक, जिससे हम ऑफर दे रहे हैं उस तक पहुंचेगा नहीं तब तक। अब ये है कि जो अगले का एक्सेप्टेंस तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक उसने वो लेटर लिख के सेंड नहीं कर दिया हो, उसने वो लेटर मतलब एक्सेप्टेंस का लेटर लिख के सेंड कर दिया हो, मतलब अब उसकी तरफ से क्या हुआ, एक्सेप्टेंस हो चुकी है। जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का, उसे कंप्लीट कब माना जाएगा, व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द प्रपोजर। मतलब जिसने प्रपोज किया है, जिसने ऑफर दिया है, उस तक भेजने के लिए जो ट्रांसमिशन में अगर उसने भेज चुका है, वो लेटर दे दिया है और वो ट्रांसमिशन में है, फिर भी क्या होगा, कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट माना जाएगा
प्रोमिजी की साइड से। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ए ने ऑफर दिया बी को क्या, सेल करने के लिए एक कार, ठीक है। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी एक सर्टेन प्राइस पे। ए ने सेंड किया एन ईमेल टू बी कन्वेइंग द ऑफर। ए ने इसको क्या भेजा, ईमेल भेजा, ईमेल के थ्रू ऑफर भेजा। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द ईमेल। अब बी ने ईमेल को रिसीव कर लिया, ठीक है। तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इनका जो कम्युनिकेशन है, जो प्रपोजल है, ऑफर है, ये कब कंप्लीट हुआ, जब बी को वो ईमेल मिल गया। तब ये क्या हुआ, सेक्शन 3 इधर हो गया कि भाई कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, प्रपोजल जो है वो कंप्लीट माना गया है क्योंकि बी को ईमेल मिल चुका है। ए ने ऑफर दिया, बी ने उसको देख लिया, मतलब इसका कम्युनिकेशन जो था प्रपोजल का वो कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, अगर इफ बी एक्सेप्ट्स द ऑफर बाय replying to the email, the communication of acceptance is complete when B hits the send button, putting the acceptance in the course of transmission. अब B ने क्या किया, एक्सेप्टेंस देने के लिए वापस रिप्लाई किया उस ईमेल का, ठीक है। तो जब B ने उस सेंड बटन को दबाया तब ही उनका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया था। मतलब जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन था कि इसने ऑफर दिया और मैंने एक्सेप्ट किया, तो मेरा एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, जब मैंने वो लेटर या मैंने वो ईमेल उसको भेज दिया था, ठीक है। तो भेजते ही मेरा क्या हो गया, मेरी तरफ से, ठीक है, मुझे किसी ने ऑफर दिया और मैंने इसको रिप्लाई करने के लिए वापस एक लेटर या ईमेल लिखा, तो मेरी तरफ से वो कब कंप्लीट हुआ, जब मैंने वो उसे भेज दिया, ठीक है। तो पुटिंग द एक्सेप्टेंस इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, रास्ते में ही वो क्या हो गया, उनका जो एक्सेप्टेंस है वो क्या हो गया, जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया जब उन्होंने वो सेंड बटन दबाया। तो बी ने जब उसको सेंड किया तो सेंड करते वक्त ही वो क्या हो गया, सेंड करते ही वो कम्युनिकेशन जो एक्सेप्टेंस का है वो हो गया कंप्लीट। तो आई होप सेक्शन 3 और सेक्शन 4 तो इजी लगा होगा, आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक्सेप्टेंस। सेक्शन 7 में क्या दे रखा है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सेक्शन 7 बात करते हैं, इन ऑर्डर फॉर द एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड, किसी भी एक्सेप्टेंस को वैलिड देखते हुए, ठीक है, उसको वैलिड मानते हुए इट मस्ट बी वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने ऑफर किया कि वो बी को एक लैपटॉप सेल करेगा। ए ने ऑफर दिया किसको, बी को, टू सेल लैपटॉप। लैपटॉप कितने का था, 30,000 का कंसिडरेशन था बीच में, मतलब 30,000 का लैपटॉप था। ए ने बी को क्या दिया, एक ऑफर दिया, ठीक है। बी ने रिस्पॉन्ड किया बाय एक्सेप्टिंग द ऑफर। बी ने वापस रिस्पॉन्ड किया उस ऑफर को एक्सेप्ट करते वक्त और ये कहा कि 5,000 का डिस्काउंट दीजिए मुझे। उसने, बी ने क्या की, रिक्वेस्ट की कि 30,000 का तो ऑफर आ रहा है लेकिन मुझे 5,000 का डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्ट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5,000। दिस इज नॉट कंसिडर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि बिकॉज बी ने क्या करा, इस एक्सेप्टेंस में इज क्वालिफाइड बाय द कंडीशंस ऑफ अ डिस्काउंट। इसमें क्या करा, कुछ डिस्काउंट की कंडीशंस डाल दी इस एक्सेप्टेंस में। उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस तो दे दी, हाँ मैं खरीद लूंगा, लेकिन तब खरीदूंगा जब मुझे 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो बी ने क्या किया, बी ने अपनी कुछ क्वालिफाइड जो कंडीशंस है वो इस एक्सेप्टेंस में डाल दी। तो इसको हम क्या करेंगे, एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, नॉट कंसिडर्ड अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब जो है बिल्कुल सटीक होना चाहिए एकदम, मैंने तुमको ऑफर दिया, तुमने उसी प्राइस में एक्सेप्ट कर लिया। अनक्वालिफाइड होना चाहिए, उसमें कुछ कंडीशंस नहीं होनी चाहिए कि मैं इतने में लूँगा। मैंने तुमको ऑफर दिया है 5 लाख में खरीदने का, लेकिन तुमने क्या बोला कि मैं 5 लाख में नहीं, मैं 4 लाख में खरीदूंगा। तो ये क्या हुआ, उन्होंने अपनी कंडीशंस इसमें डाल दी, ठीक है। तो ए ने बी को जो दिया, लेकिन बी ने क्या किया, अपनी कंडीशंस उसमें डाल के उसको जो है ऑफर दे दिया। तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, ये एक एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। तो जो भी एक्सेप्टेंस होता है, सेक्शन 7 बात करता है कि जो भी एक्सेप्टेंस होता है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब उसमें कोई और कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, जो ओरिजिनल कंडीशंस है वही रहनी चाहिए उस एक्सेप्टेंस में। ये बात करता है हमारा सेक्शन 7।
आगे देखते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या बात करता है कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस, अगर किसी भी ऑफर में कोई कंडीशंस डाल दी है, ठीक है, कि ये कंडीशंस मानते ही वो ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसे क्या मानेंगे हम? एक्सेप्टेंस मानेंगे, राइट। जैसे कि हमने बात करी थी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी की। ये अगर आपने ये क्लास नहीं देखी हो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का केस लॉ नहीं देखा हो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पहले उसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें जनरल ऑफर का पूरा कंसेप्ट मैंने समझा है। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी में क्या था? यही था कि जो है स्मोकबॉल कंपनी जो है अपना एडवर्टाइजमेंट देती है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती है, तो मिसेस जो कार्लिल होती है वो क्या करती है? उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ती है और जो मेडिसिन है स्मोक बॉल उससे क्या करती है? यूज़ करती है, ताकि उसको जो डिजीज़ है इन्फ्लूजिया वो नहीं हो, लेकिन फिर भी उसे वो डिजीज़ हो जाती है, तो वो क्या करती है? रिवॉर्ड क्लेम करती है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में था कितना? 100 पाउंड, ठीक है। तो ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का केस था और उसे वो रिवॉर्ड मिलता भी है बाद में। तो उसकी जो एक्सेप्टेंस है, कोर्ट उसमें क्या कहती है? इस केस में कोर्ट क्या कहती है कि जब मिसेस कार्लिल ने वो जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट था पढ़ के उसकी जो कंडीशंस, उसकी जो डिस्क्रिप्शंस था, ठीक है, वो सारे फॉलो करते हुए उस मेडिसिन को यूज़ किया था, मतलब उसका एक्सेप्टेंस तभी हो गया था जब उसने उन कंडीशंस को क्या किया था? परफॉर्म किया था, राइट। तो एक्सेप्टेंस जो होता है वो तब भी माना जाएगा जब आप उन कंडीशंस को क्या करोगे? परफॉर्म कर दोगे। उस ऑफर की कंडीशंस को अगर परफॉर्म कर लिया या फिर अपन किसी से कंसिडरेशन लेके कर रहे हैं कुछ, तो वो एक्सेप्टेंस तभी हमारी मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। रिसीविंग कंसिडरेशन तो नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हम कंसिडरेशन लेके एक्सेप्टेंस देते हैं, ठीक है, या ऑफर करते हैं, उसके बीच में कंसिडरेशन होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, ये तो हर कॉन्ट्रैक्ट में होता ही है। बट कंडीशंस मानकर जब अगर किसी ने कोई ऑफर दिया है, ठीक है, लेकिन हमने उसको कम्युनिकेट नहीं किया कि हमने इस ऑफर को मान लिया है, लेकिन हमने उस ऑफर की सारी कंडीशंस मान के उस ऑफर को परफॉर्म करने लग गए, ठीक है, तो उसे भी क्या माना जाएगा? एक एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो सेक्शन 8 जो है हमारा बात करता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। ये जो केस है वो एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये जो केस है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जनरल ऑफर की बात करता है। तो जो बेसिक हमारा कंसेप्ट है वो इस केस से सबका क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, बेसिकली एक्सेप्टेंस क्या है, और प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, इन सब की बात इस केस में करी गई है, कम्युनिकेशन की भी। आगे चलते हैं। अब सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 बात करता है एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ठीक है। सेक्शन 6 बात करता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो कभी भी रिवोक हो सकता है जब तक उसके पास जो नेक्स्ट पर्सन है जिसने वो ऑफर दिया उसके पास तक वो क्या नहीं, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता उन दोनों के बीच में। एक्सेप्टेंस कभी भी रिवोक किया जा सकता है, कभी भी उसको रिवोक कर दिया जा सकता है, मतलब कभी भी वापस ले लिया जा सकता है जब तक वो कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट नहीं होता उससे पहले, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे ए ने क्या किया, एक प्रपोजल भेजा, ठीक है, बी को क्या ऑफर भेजा कि एंटीक फर्नीचर जो है वो फर्नीचर जो है ऑफर किया खरीदने के, तुम मुझसे कुछ एंटीक फर्नीचर है वो क्या करोगे, दोगे, खरीदोगे क्या, ठीक है। बी ने क्या किया, बिफोर बी कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस टू ए, जब तक बी ए को क्या है एक्सेप्टेंस नहीं दे देता, ए सेंड्स अ लेटर ऑफ रिवोकिंग द प्रपोजल। जब तक इसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, ए ने वापस क्या किया, रिवोकेशन का लेटर भेज दिया कि नहीं, मैंने तुमको जो ऑफर दिया था अब मैं उसे वापस लेता हूँ, ठीक है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आ जाता, इसने वापस क्या किया, रिवोकेशन का क्या भेज दिया, प्रपोजल भेज दिया। सिंस द एक्सेप्टेंस वॉज नॉट येट कम्युनिकेटेड, ये एक्सेप्टेंस अभी तक कम्युनिकेटेड नहीं हुआ था, उससे पहले ही ए रिवोकेशन इज वैलिड, तो अभी फिर ए का जो रिवोकेशन है, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो रिवोकेशन है, ठीक है, मतलब जो प्रपोजल का वापस उसने क्या किया, रिवोक कर लिया, वापस ले लिया उसको,
वो वैलिड कहलाएगा। द प्रपोजल इज कंसिडर्ड रिवोक। तो अब इस प्रपोजल जो क्या हो गया वो रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो जब तक जैसे कि एक पर्सन है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला, राम ने श्याम को बोला कि क्या तुम मेरा प्लॉट खरीदोगे। जब तक राम ने हाँ नहीं भरी कि एक्सेप्टेंस नहीं भेजा कि हाँ मैं खरीदूंगा, उससे पहले ही जब तक श्याम ने हाँ नहीं भरी कि जब मैं उसको खरीदूंगा, उससे पहले ही राम ने क्या किया, राम ने मना कर दिया कि नहीं मैं अब अपना प्लॉट नहीं बेचना चाहता हूँ। तो जब श्याम ने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, उससे पहले ही राम ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं अब मैं अपना जो प्रपोजल है, मैंने तुमको जो ऑफर दिया था वो वापस लेता हूँ। ठीक है, तो वो जो रिवोकेशन है, वो जो प्रपोजल का रिवोकेशन है वो क्या माना जाएगा, वो एक वैलिड माना जाएगा, क्योंकि उसने अभी तक अपनी एक्सेप्टेंस नहीं भेजी है, अभी तक उनके बीच में कोई प्रॉमिस हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉमिस होने से पहले ही, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होने से पहले ही जो ऑफर है वो रिवोक हो गया है, मतलब वो एक वैलिड रिवोकेशन मानेगा। सेक्शन 2 बात करता है हमारा प्रपोजल की। ठीक है, जो हम प्रपोजल देते हैं, तो सेक्शन 3 में क्या था, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कैसे प्रपोजल का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस का और रिवोकेशन का। सेक्शन 4 क्या बात करता है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा, मतलब पहले क्या था 3 में था कि प्रपोजल कब दिया, फिर एक्सेप्टेंस कब आया, दोनों अपन ने देखे सेक्शन 3 और 4। ठीक है, 7 में बात करी कि एक्सेप्टेंस कब होगा, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए एक्सेप्टेंस, एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड, उसमें कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए बीच में। ठीक है, फिर सेक्शन 5 में हमने देखा कि रिवोकेशन कैसे होता है ऑफर का, और रिवोकेशन नाउ मिड सेक्शन 6 में हमने बात करी। सेक्शन 8 में हमने क्या देखा, कार्लेज वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस देखा कि कैसे एक्सेप्टेंस परफॉर्म किया जाता है कंडीशंस के थ्रू। कंडीशंस दे रखी है ऑफर में और हमने वो परफॉर्म कर दी, तो उसको हमने क्या माना, एक एक्सेप्टेंस माना। ठीक है, और रिसीविंग कंसिडरेशन। ठीक है, देन ये हो गया है हमारा सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 8 तक। अब सेक्शन 9 जो है वो बात करता है हमारा प्रॉमिस के बारे में कि प्रॉमिस एक्सप्रेस है कि इम्प्लाइड है। ठीक है, सेक्शन 5 क्या बोलता है, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। जैसे कि एक्सेप्टेंस कभी भी रिवोक हो सकता है, प्रपोजल भी क्या हो सकता है, कभी भी रिवोक हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस मैंने रिवोक किया तो प्रपोजल भी क्या हो सकता है, रिवोक हो सकता है। प्रपोजल पहले ही रिवोक हो जाएगा और एक्सेप्टेंस भी जब तक अपन देंगे नहीं उससे पहले ही रिवोक हो सकता है। ये हमने इस नेक्स्ट एग्जांपल में देखा। इस जो एग्जांपल है, फर्नीचर वाले एग्जांपल है, इसमें हमने देखा कि कैसे जो है प्रपोजल रिवोक होता है। प्रपोजल जैसे रिवोक हो सकता है वैसे कि वैसे एक्सेप्टेंस भी क्या हो सकता है, रिवोक हो सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल देखा था हमने, ये सेक्शन 5 का था, क्योंकि इसमें क्या देख रहा है, सेंडिंग ऑफ प्रपोजल का रिवोकेशन था, और एक्सेप्टेंस का भी रिवोकेशन सेम है। ठीक है, जब तक वो उसके पास कम्युनिकेट नहीं होगा हम उसे क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। तो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 हमने देखा था। सेक्शन 9 में ये है कि जो प्रॉमिस है उसका कैसे हम उसको इम्प्लाइड और एक्सप्रेस फॉर्म में वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। सेक्शन 3 टू सेक्शन 9 ये थे हमारे सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 9 में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेक्शन 9 की, जिसमें हम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जो है प्रॉमिस और कंसेंट वो क्या होती है। अगर आप मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं जो बिजनेस लॉ है या फिर जो बिजनेस स्टडीज़ है, जो 11-12 की बिजनेस स्टडीज़ है, जो बीकॉम में बिजनेस लॉ है, अगर आप मुझसे वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं विद एग्जाम्पल, विद केस लॉज, अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं हमारे ऐप पे, जो कि आपको लिंक में दे रखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रखा होगा। तो आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं और ऐप को इंस्टॉल करके आप मेरा जो है कोर्स परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।